Hi, this is Neha and I welcome you all to my class जिसमें क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी के सेकंड पार्ट में आज हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करके मेरे साथ बैठ सकते हैं, एक पेंसिल लेके साथ में चलिए और साथ ही साथ एक नोटबुक भी अपने पास रख लीजिए। पेज नंबर 4 आप ओपन कर लीजिए। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन हम आज स्टडी करेंगे, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, एज अ सोशल साइंस। इतना तो आज के वीडियो में हमें करना ही करना है, देखते हैं उसके आगे भी हम अगर कुछ कर पाते हैं तो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, बहुत क्विक रिवीजन करेंगे छोटा सा जल्दी से, जिससे कि हम आपको अपने आज के क्लास से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास में हमने अंडरस्टैंड किया था कि साइकोलॉजी क्या है। ये एक सब्जेक्ट है, एक बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है जो ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर, हमारे डिफरेंट मेंटल एक्टिविटीज, इन सारी चीजों को कवर करता है। हमारा फोकस था कि मेंटल एक्टिविटीज क्या होती है, वो सारे एक्शन जो हम अपने ब्रेन की हेल्प से परफॉर्म करते हैं, वो सारे एक्शन जो हमारा माइंड पजेस करता है, जैसे कि सोचना, समझना, डिसीजन मेकिंग, जो कुछ भी हम अपने दिमागी तौर पे एक्शंस करते हैं, उन सबको हम मेंटल एक्टिविटीज या कॉग्निटिव एक्टिविटीज भी कहते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज भी कहते हैं। ये मैंने आपको लिखवाया था लास्ट वीडियो में कि आपको मार्क कर लेना है कि कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या होती हैं। उसके बाद हमने ये भी अंडरस्टैंड किया था कि हर पर्सन के लिए उसके एक्सपीरियंसेस कितने डिफरेंट होते हैं और उन एक्सपीरियंसेस की वजह से भी उसका बिहेवियर मॉडिफाई होता है, क्योंकि जब हमें किसी चीज का कोई एक्सपीरियंस होता है तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम उस काम को बेहतर तरीके से करते हैं, राइट। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बिहेवियर क्या होता है। वो सारे एक्शन जो बाहरी तौर पर नजर आते हैं, जिसको कोई दूसरा रीड कर सकता है, वो कहलाता है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर दो तरीके का होता है, ओवर्ट एंड कोवर्ट। ओवर्ट बिहेवियर वो होता है जो बाहरी तौर से दिखाई देता है, लेकिन एक बिहेवियर वो भी होता है जिसको खुद हम ही फील कर सकते हैं, वो इंटरनल होता है, हमारे डिफरेंट इमोशंस उसका एक पार्ट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोवर्ट बिहेवियर। इतना हमने पढ़ा था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी की 1 बाय 1 लाइंस पूरी एक एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ, डिटेल में समझा रही हूँ, तो आप इस वीडियो पर पूरा ध्यान से बने रहिए। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ना चाहते हैं, ऊपरी तौर पे पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे रिवीजन का पार्ट होगा बाद में। वो भी मैं आपको कराऊंगी, जिसमें मैं आपको वन लाइनर नोट से समझाऊंगी, टू द पॉइंट समझाऊंगी चीजों को। लेकिन अभी आपको ग्राउंड तैयार करना होगा। अगर आप अभी जल्दीबाजी में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज ये काम मत करिए, क्योंकि आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, और इनिशियली तब जब आप साइकोलॉजी को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं। चलिए, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन को क्विकली स्टार्ट करते हैं। बुक पे आ जाइए मेरे साथ में। एज वी हैव डिस्कस्ड अबव, साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस, जैसा भी हमने रिवीजन में डिस्कस किया था। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ द माइंड वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस रिजल्ट इन डिफरेंट बिहेवियर। किस तरह से हमारा माइंड वर्क करता है और कैसे जो हमारे दिमागी एक्शंस है, जिनको हमने मेंटल एक्टिविटीज का नाम दिया, उनकी हेल्प से हम डिफरेंट बिहेवियर को पजेस करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब हम कुछ सोचते हैं फिर उसके हिसाब से ही एक्शन करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता हम कोई एक्शन कर रहे हैं उसके बारे में हमारा माइंड एसोसिएटेड नहीं था, ये तो पॉसिबल ही नहीं, आपको पता है, राइट। व्हेन वी ऑब्जर्व अदर्स एज ले और कॉमन पर्संस, आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू or our ways of understanding the world influence our interpretation of their behavior and experiences। जब भी हम किसी पर्सन को देखते हैं, उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकालते हैं। ये तो वैसे भी एक बड़ी कॉमन टेंडेंसी होती है ह्यूमन की, कि किसी को देख के कुछ ना कुछ तो बात कहनी ही कहनी है, राइट। साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू मिनिमाइज सच बायसेस इन देयर एक्सप्लेनेशन। अब साइकोलॉजी इस बायसनेस को कम करती है, क्योंकि देखिए, आप ऐसे समझिए कि एक कोई पर्सन है, जब वो किसी दूसरे पर्सन को कोई एक्शन परफॉर्म करते हुए देखता है तो वो अपने इंटरप्रिटेशन बनाता है, अरे ये तो ऐसा कर रहा होगा, ये वैसा कर रहा होगा। पर एक साइकोलॉजी को समझने वाला पर्सन उस बात के पीछे का कारण जानने की कोशिश करेगा, या फिर उस कारण को समझते हुए अपना बात को कहेगा। वो कह सकता है कि हो सकता है वो पर्सन ऐसा बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि शायद उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है वो ऐसा इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि शायद उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, या फिर वो किसी वजह से परेशान है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जब किसी के बिहेवियर को देखता है तो कहता है, अरे ये तो है ही ऐसा, ये तो इसीलिए ऐसा कर रहा होगा। ये फर्क होता है। ये हमें साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम ये डिफरेंस अंडरस्टैंड करते हैं कि नेचुरली आप में आ जाएगा। जब आप साइकोलॉजी पढ़ते जाएंगे ना, तो ये नेचुरली आपके अंदर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू मिनिमाइज सच बायसेस। अब साइकोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो ये स्ट्रीम जो है आपको ये समझाती है कि कैसे इस बायसनेस को आपको कम करना है। In their explanation of behavior, some do so by seeking to make their analysis scientific and objective। कुछ लोग प्रैक्टिकली इस पर रिसर्च करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं तब ऐसे समझते हैं। कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस की वजह से भी समझ जाते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ हार्ड टाइम देखा होता है, या इसलिए दूसरों की प्रॉब्लम्स को वो इजीली समझ जाते हैं। उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है, राइट।
Others seek to explain behavior from the point of view of the experiencing person because they think that subjectivity is a necessary aspect of human experience. कुछ लोगों को चीजों को एक्सपीरियंस होता है इसलिए वो समझते हैं. आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग, हर कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़ता, मगर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत सारी चीजों को बहुत कायदे से डील करते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है. उन्होंने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उन चीजों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, या तो दूसरे को देखा है या खुद के साथ उन चीजों को होते हुए देखा है. यही वजह है कि वो दूसरे की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाते हैं. In the Indian tradition, self-reflection and analysis of our conscious experience is held to be a major source of psychological understanding. जब आपको खुद की समझ हो जाती है, तब आप दूसरों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं. जो चीजें आपके साथ हुई होंगी कभी, जब वो दूसरे के संग हो रही होंगी, तो आप समझेंगे कि वो क्यों हो रही है. यही तो एक्सपीरियंस है, राइट? तो ये इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन नोशन में काफी अच्छे से देखने को मिलता है. Many Western psychologists have also begun to emphasize the role of self-reflection and self-knowledge in understanding human behavior and experience. कई वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने भी इस चीज को ट्राई किया है, उन्होंने भी इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है. Regardless of the differences in the way psychologists go about the study of behavior, mental processes and experiences, they seek to understand and explain them in a systematic and verifiable manner. कुछ भी नहीं कह दिया जाता है कि साइकोलॉजी में जो बातें आपको मिलेंगी फैक्ट की तरह से मिलेंगी. ह्यूमन बिहेवियर से एसोसिएटेड फैक्ट, हमारी रियल लाइफ से एसोसिएटेड फैक्ट, ये सब चीजें होंगी. तो वो वेरीफाइड है, यानी कि उन पर रिसर्च की गई है, उनके ऊपर डिटेल स्टडी की गई है, तब वो चीजें ऐसी दिख रही हैं आज आपको, जो बताई जा रही हैं. साइकोलॉजी, दो इट इज अ वेरी ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ चुके हैं हम, इज अ यंग साइंस. इसको कहा जाता है यंग साइंस. क्यों कहा जाता है? क्योंकि साइकोलॉजी, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पहले फिलॉसफी से जुड़ी हुई थी. तो ये बहुत पुरानी आर्ट है, क्योंकि फिलॉसफी इज ऑल अबाउट आर्ट, फिलॉसफी आर्टिस्टिक सब्जेक्ट है. लेकिन साइकोलॉजी में बहुत कुछ साइंस है, बहुत सारा पार्ट साइंस का है. तो वैसे तो ये बहुत ओल्ड डिसिप्लिन है, लेकिन फिर भी इसे एक यंग साइंस कहा जाता है. ये क्वेश्चन की तरह आता है आपके एग्जामिनेशन में. इस लाइन को देकर बोलते हैं कि साइकोलॉजी इज अ वेरी ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन बट इज अ यंग साइंस. एक्सप्लेन व्हाई और एक्सप्लेन हाउ. ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको समझाऊंगी, उस क्वेश्चन का आंसर भी होगा. If one were to take the year of the founding of the Ford's Laboratory of Psychology in 1899 in Leipzig, लेप्जिग जर्मनी में एक जगह है जहां पे साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब, साइंटिफिक लैब स्टैब्लिश की गई थी. ये आपका 1 मार्कर का क्वेश्चन, ऐसे नोट कर लीजिए. जैसे कि मैंने आपको बोला था, आप पेंसिल और अपनी नोटबुक लेके तो बैठे ही होंगे, राइट? तो इसको आपको नोट करना है. What kind of science is psychology still remains a matter of debate. किस तरह की साइंस है, किन चीजों पर ये ज्यादा फोकस करती है, ये आज भी एक डिबेट का सब्जेक्ट है. साइकोलॉजी में बहुत चीजें डिबेटेबल है, जिसे हम डिस्कस करेंगे टाइम के साथ साथ. Because of the new interfaces of it that have emerged in recent times, psychology is generally categorized as a social science. Social science से इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि दुनियादारी की बहुत चीजें होती हैं, इसलिए जोड़ा जाता है सोशल साइकोलॉजी से. क्योंकि आप जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, और ह्यूमन अकेला तो कभी हो नहीं सकता. ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल ना, तो इस वजह से उसको जोड़ा जाता है. कहाँ थे हम? बट इट शुड नॉट कम टू यू एज अ सरप्राइज दैट नॉट ओनली इन अदर कंट्रीज बट इन इंडिया ऑल्सो इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफर्ड इन द फैकल्टी ऑफ साइंस. साइंस यानी एमएससी साइकोलॉजी भी होता है, एमए साइकोलॉजी भी होता है, बोथ एट द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. दोनों जगह साइंटिफिक लेवल पे इसको पढ़ा जाता है, रिसर्च करी जाती है, डिग्रीज वगैरह भी अर्न की जाती है. In fact, two of the most sought after emerging disciplines which continuously borrow from psychology are neuroscience and computer science. Neuroscience किससे connected है? न्यूरोसाइंस है आपके मेडिकल से जुड़ा हुआ चीज है, तो वो साइंटिफिक हो जाता है. और कंप्यूटर साइंस ऑब्वियसली, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इसी का पार्ट है, इसी में आता है. Some of us would be aware of first developing brain imaging technique like MRI, ECG, etc., which make it possible to study brain processes in real time. That is when they are actually taking place. Similarly, in IT areas, both human-computer interaction and artificial intelligence cannot possibly grow without psychological knowledge in cognitive processes. जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वैसे भी काफी कुछ जानते होंगे, जस्ट इन केस आप नहीं जानते हैं तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जिन चीजों को आप ज्यादा सर्च करते हैं, आपके वही सजेशन की फीड में आने शुरू हो जाते हैं. किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर आप देखिए, ये किस वजह से हो जाता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से होता है, राइट? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. आगे बढ़ते हैं. Thus, psychology as a discipline today has two parallel streams, one which make use of the method in physical and biological sciences, and the other which makes
यूज ऑफ द मेथड ऑफ सोशल एंड कल्चरल साइंसेज इन स्टडिंग वेरियस साइकोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेना। ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि साइकोलॉजी आगे जाके दो मेजर पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो जो हमें सोशल वर्ल्ड की तरफ ले जाती है और एक जो हमें बायोलॉजी की तरफ लेके जाती है, बायोलॉजिकली वे में समझाती है कि चीजें हमारे अंदर बहुत सारा, हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत सारा जेनेटिकली भी इनहेरिटेड हो जाता है, हम जीन्स की फॉर्म में भी रिसीव करते हैं, इसी वजह से हम अपने पेरेंट्स के जैसा बिहेव करते हैं, उस टाइप का इंटेलिजेंस को भी शो करते हैं, राइट। It assumes that all behavioral phenomena have causes which can be discovered if we can collect data systematically under controlled condition। ये हमें ये भी बताता है कि हमारा जो बिहेवियर है उसके पीछे कॉज होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी कि हर बिहेवियर के पीछे कॉज होता है, जिसको मैंने एक दूसरा स्टेटमेंट की भी हेल्प से एक्सप्लेन किया था, दैट एवरी रिस्पॉन्स हैज अ स्टिमुलाई, या टू एवरी स्टिमुलाई गिव्स अस अ रिस्पॉन्स, राइट। स्टिमुलाई रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप समझाया था, वीडियो के बिल्कुल एंड में थी ये चीज, दोबारा आप देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो, आगे आएगी तो मैं फिर समझाऊंगी आपको। It assumes that all behavior phenomena have causes which can be discovered if we can collect data systematically under controlled condition। controlled condition का मतलब ये है कि अगर हम सिचुएशन का सेटअप करके, राइट, कोई एक ऐसा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करके किसी पर्सन की बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो कुछ एक डेटा मिलता है जिससे हम रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। Here the aim of the researcher is to know the cause and effect relationship so that a prediction of the behavioral phenomena can be made and behavior can be controlled if need be। कॉज रिलेशनशिप इफेक्ट एक ऐसा होता है, ये वही चीज बताता है कि जब कोई सिचुएशन होती है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर आता है, यानी कि जो इफेक्ट हमें दिख रहा है, यानी जो बिहेवियर हमें किसी का दिख रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज रहा होगा, और अगर कोई वजह है तो कोई ना कोई चीज उसका इफेक्ट हमें जरूर दिखेगा। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसको जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। On the other hand, psychology as a social science focuses on how behavioral phenomena can be explained in terms of the interaction that takes place between the person and the socio-cultural context of which he/she is a part of। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट में आप डिफरेंट चीजों के अक्रॉस आते हैं, वो कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और वो ह्यूमन बीइंग भी होते हैं, ह्यूमन बीइंग तो होते ही हैं डेफिनेटली, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। अब आप उनके इंटरेक्शन से ह्यूमन का बिहेवियर होता है। जैसे आप लगातार पोल्यूशन में जा रहे हैं, आप ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं बहुत ज्यादा नॉइजी है, बहुत नॉइजी है, इरिटेटिंग एनवायरनमेंट है, तो जाहिर सी बात है आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपको गुस्सा आएगा, आप चिड़चिड़ाने लगेंगे उस चीज से, है ना। तो ये सोशल साइंस का पार्ट हो जाता है साइकोलॉजी का, जो हमें ये बताता है कि ह्यूमन का बिहेवियर क्यों इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है, वो क्यों इतना चिड़चिड़ा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट में है, बहुत ज्यादा अपसेट एनवायरनमेंट में है वो। तो इस तरीके से हम सोशल साइंस में साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, और ये हमें ये बताता है कि हम उस एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, इसी वजह से हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर उसका एक रिजल्ट होता है। Each behavioral phenomena is assumed to have multiple causes. Let us discuss these two streams separately. Psychology as a natural science, psychology as a social science. दो अलग अलग स्ट्रीम है जिसको हम पढ़ेंगे। ये अब नेचुरल साइंस की तरफ बढ़ते हैं। साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। इट हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर दैट साइकोलॉजी हैज इट्स रूट्स इन फिलोसफी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइकोलॉजी जो है फिलोसफी से ही निकला है। However, modern psychology has developed because of the application of the scientific method। जब साइंटिफिक मेथड ज्यादा अप्लाई किए गए तब उसकी स्टडी करी गई साइकोलॉजिकल फिनोमेना की। Science places a great deal of emphasis on objectivity, which can be obtained if there is consensus on the definition of a concept and how it can be measured. Psychology was influenced by Descartes and later on by the developments in physics has grown by following what is called a hypothetico-deductive model। Hypothetico-deductive model क्या है? ये हमें ये बताता है कि जब भी हम कोई hypothesis बनाते हैं, यानी किसी चीज के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में कुछ assume करते हैं, उस अजम्पशन से हम जब चलते हैं तो लास्ट हम किसी न किसी रिजल्ट पर जरूर पहुंचते हैं, कुछ ना कुछ हम डिड्यूस करते हैं आउट ऑफ दैट फिनोमेना व्हिच वी हैव क्रिएटेड इन आवर माइंड, राइट। तो ये कहलाता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। दिस मॉडल सजेस्ट दैट साइंटिफिक एडवांसमेंट कैन टेक प्लेस इफ यू हैव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन अ फिनोमेना। कुछ भी रिजल्ट पर आप पहुंच सकते हैं, लेकिन रिजल्ट पर पहुंचने से पहले आपको कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट तो लेना ही पड़ेगा, राइट। For example, physicists have what is called a Big Bang theory to explain how the universe came to be formed। ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसका कहीं पहले स्टेटमेंट ही तो क्रिएट किया गया होगा, तभी तो इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं जितने फिजिसिस्ट हैं। थ्योरी इज नथिंग बट a set of statement about how a certain complex phenomena can be explained with the help of prepositions which are interrelated। थ्योरी क्या है? थ्योरी तब बनती है जब उसके बारे में
पहले हम किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई स्टेटमेंट चूज करते हैं, उस स्टेटमेंट पर हम वर्क करते हैं, फिर उस वर्क करने के बाद एक रिजल्ट पर हम पहुंचते हैं। Scientists, based on the theory, scientists deduce or propose a hypothesis. I think I've missed something. I'm doing it right. सही है. Based on a theory, scientists deduce or propose a hypothesis that offers a tentative explanation of how a certain phenomena takes place. यही process है. बार-बार line change हो जा रही है, language change हो जा रही है. The hypothesis then is tested and proved true or false based on the empirical data one has gathered. समझिए, थोड़ा scientific है, इसको ध्यान से समझिए कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट लेते हैं, कोई प्रॉब्लम लेते हैं कि हम इस प्रॉब्लम पे वर्क करने वाले हैं, अब आप उस प्रॉब्लम को वेरीफाई करने के रास्ते में जो भी स्टेप्स आते हैं, उसमें आप क्या क्या करते हैं, उसके बारे में बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे आप जानना चाहते हैं कि कोई एनवायरनमेंट है, कोई पब्लिक प्लेस है, वहां पे इतना ज्यादा कचरा क्यों रहता है, वहां पे इतना ज्यादा गंदगी क्यों रहती है, तो उस आपने इसको एक प्रॉब्लम की तरह लिया। अब आपने इस पे क्या किया, डेटा कलेक्ट करना शुरू किया कि बहुत सारे लोग के घरों के आसपास कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, इसलिए वो वहां पे गंदगी फैला दे रहे हैं, या कुछ भी, जो भी आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, लास्ट में आप एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट। यही ये बात हमसे कहना चाह रहे हैं। द हाइपोथेसिस देन इज टेस्टेड एंड प्रूव ट्रू और फॉल्स, तब उसको टेस्ट करके अपने डेटा के बेसिस पर हम करते हैं। द थ्योरी इज रिवाइज्ड इफ डेटा गैदर्ड पॉइंट इज डिफरेंट डायरेक्शन देन द वन सजेस्टेड बाय द हाइपोथेसिस। ऐसा हो सकता है कि जो डेटा है या तो वो हाइपोथेसिस के डायरेक्शन में जाएगा या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है, हमारे हिसाब से जो भी है। यूजिंग द अबव अप्रोच, साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन एंड इमोशन। जिस तरह से आपने साइंस में थ्योरीज पढ़ी हैं, बहुत सारी थ्योरीज आपने पढ़ी हैं, मैथ्स में भी पढ़े हैं, बहुत सारे थ्योरम्स आपने पढ़ी हैं, राइट, वो भी थ्योरीज टाइप ही होती हैं। तो थ्योरम्स पढ़ी हैं या थ्योरीज पढ़ी हैं, उसी तरीके से साइकोलॉजी में भी साइंटिफिक वे में थ्योरीज बनाई गई है। वो ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारा ये स्टेटमेंट है, साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस, ये नेचुरल साइंस इसलिए है क्योंकि नेचुरली ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की तरफ हमको लेकर गया है, और ये काम किया है हमारे साइकोलॉजिस्ट ने, बहुत हार्डवर्क उन्होंने किया है, और इसकी हेल्प से उन्होंने कुछ थ्योरीज डिड्यूस की हैं जो आज हमारी रियल लाइफ में एप्लीकेबल हैं, एकदम ट्रू है वो। तो कहाँ पर थे हम, यूजिंग द अबव अप्रोच, बहुत सारी थ्योरीज क्रिएट की गई हैं। टिल डेट मोस्ट ऑफ द रिसर्च इन साइकोलॉजी फॉलोज दिस अप्रोच, यही अप्रोच चलती है साइकोलॉजी में या साइंस में कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा वर्क करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और लास्ट में आप उस पर उसके एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिसर्च, जिसको आप चैप्टर 2 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। Apart from this, psychologists have also been considerably influenced by the evolutionary approach, which is dominant in biological science. Evolutionary approach क्या है, आगे पढ़ने को मिलेगी, बट अभी भी मैं बता ही देती हूँ, सब कुछ आगे के लिए तो नहीं छोड़ सकते। इवोल्यूशनरी अप्रोच ये कहती है कि किसी भी प्रॉब्लम को जब हम इवोल्यूशन की तरह देखते हैं, तो फिर उस पर हम वर्क करते हैं और फाइनली उसकी तरफ हम रिजल्ट तरफ पहुंचते हैं। दिस अप्रोच हैज बीन ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्लेन डाइवर्स काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमिना एंड सच एज अटैचमेंट एंड अग्रेशन, टू मेंशन जस्ट अ फ्यू। ठीक है, अब हम आते हैं साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस जितना आपकी बुक में दिया है, हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत कम है। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत वास्ट है। जितना आप ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस में जोड़ सकते हैं खुद के एग्जाम्पल, वो भी कम है। देखिए, साइकोलॉजी को हमने मेंशन किया कि एक सोशल साइंस है, क्योंकि उसका रीजन है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल एनिमल है। आप इमेजिन करके देखिए कि आप अपनी लाइफ, या लाइफ तो छोड़िए, बहुत लंबी हो गई, आप अपनी लाइफ का एक दिन भी बिना लोगों से इंटरेक्शन किए या अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट किए बिना रह सकते हैं। चलिए मान लिया आपने 2 दिन के लिए अपने आप को घर में बंद भी कर लिया, तो भी तीसरे दिन आपको बाहर आना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ चीजों के लिए आपको दूसरे ह्यूमन बींग्स पर या दूसरे हमारे जो स्पीशीज है उन पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो जब हम एक सोशल एनिमल हैं, तो सोशल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड तो होकर रह ही नहीं सकते, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, हम जब लोगों से जुड़ेंगे तो हमारा बिहेवियर निकल कर आएगा, हमारा बिहेवियर उनको इम्पैक्ट करेगा, उनका बिहेवियर हमें इन्फ्लुएंस करेगा, ये चीजें इंटरकनेक्टेड होंगी, और यही हम सोशल साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस में यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल्स दिए हैं, रंजीता शबनम वाला, इसको आप पूरा रीड करिएगा। रीडिंग करने के बाद या मेरे एक्सप्लेनेशन को समझने के बाद आप रीडिंग करिएगा तो और आसान लगने लगेगा आपको। जिस सोशल बैकग्राउंड से हम जुड़े होते हैं या जो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड होता है, वो हमारे बिहेवियर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। आप इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए हमारा बोलने का तरीका, हमारे बातचीत करने का तरीका, या हम कितने ज्यादा एटिकेट्स हमारे अंदर हैं, क्या वैल्यूज हमारे हैं, सब कुछ हमें अपनी फैमिली से मिलते हैं, अपने उस कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड से मिलते हैं जिससे हम जुड़े होते हैं।
यही वजह है कि लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, क्योंकि उनका कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड कुछ और होता है और हमारा अलग होता है। तो इसमें हम यही अंडरस्टैंड करते हैं कि क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, वो उस दुनिया में जुड़ा है, कनेक्टेड है लोगों से, तो डेफिनेटली वो साइकोलॉजी जो है सोशल साइंसेज में अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है। और इसमें हमें यही समझना है, इस पूरे टॉपिक में हमको यही अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से देयर कैन बी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, यू कैन मेंशन फ्यू एग्जांपल इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में कुछ एग्जांपल लिखिएगा और जो ग्रुप है हमारा उसमें आप मुझे वो फॉरवर्ड करिएगा, मुझे बताइएगा, दिखाइएगा कि आपने क्या एग्जांपल्स लिखे हैं कि सोशल वर्ल्ड में साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करती है। आई एम गिविंग यू जस्ट अ स्मॉल एक्टिविटी टू डू। आपको ये बताना है कि वो कौन से एग्जांपल्स हैं, एटलीस्ट 2-3 एग्जांपल्स आपको मेंशन करने हैं कि साइकोलॉजी आप सोशल लाइफ में होते हुए किस तरह से देखते हैं। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से आप इस सब्जेक्ट को, टॉपिक को बेटर समझ पाएंगे, राइट। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को फिर हम ये स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, एक्सप्लेनेशन पसंद आया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक ऐसा काम है जो मैं पूरे वीडियो में कहना ही भूल जाती हूँ कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाने में इतना लॉस्ट हो जाती हूँ कि मैं इस तरह से नहीं सोच पाती कि मुझे कहना भी है, भूल जाती हूँ कई बार। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इट्स गोइंग टू बी अ बिग हेल्प। और अगर आपने किया, कर चुके हैं पहले ही, देन अ बिग थैंक्स टू यू। So I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.